हेलो। हाँ, तो आज की जो हमारी वीडियो है ये ज्योग्राफी की वीडियो है। और कर तो कोई भी सकता है, बाकी जो हम एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा जो भी एनवीएस या जो केवीएस है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा क्या, DSSS-B। इसके अंदर तो ज्योग्राफी आएगी, बाकी कहीं भी आए, हम इस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, बाकी कोई किसी के लिए भी कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ साथ हम कोशिश करेंगे ऑप्शन और कुछ एडिशनल फैक्ट भी करें ताकि एग्ज़ाम में काम आए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहला सवाल क्या है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मून? स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब जैसे एक ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी क्या होता है? तो हम इसे बोल देते हैं वैसे स्टडी ऑफ यूनिवर्स, या कई बार ऐसे बोल देते हैं कि लार्ज, मतलब इवोल्यूशन और लार्ज स्केल बॉडी, लार्ज स्केल बॉडीज, लार्ज स्केल बॉडीज़, ये भी हम इसे बोल देते हैं कि अंतरिक्ष में जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती है इनके बारे में या इनके इवोल्यूशन के बारे में, EVOLUTION, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो का मतलब ही होता है यूनिवर्स। ऐसे हमारा क्या लिखा है, आइरिडोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ आइरिस, स्टडी ऑफ आइरिस। और इरिडोलॉजी ऐसे हमारा क्या है, प्लानिटोलॉजी। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। ये हमारा क्या हो गया, पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जो क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित होती है? जो क्षुद्र ग्रह वो किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो इसका आंसर तो यही है हमारा, मंगल और बृहस्पति। हमें पता है टोटल ग्रह कितने होते हैं, 8। इसके अंदर 4 में डिवाइड कर रखे हैं। 4 तो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 हमारे कैसे होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। तो सीक्वेंस क्या है इनका, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनके बीच में क्या होगा, हमारा एस्ट्रॉयडल बेल्ट होगी। एस्ट्रॉइड्स होते हैं बहुत सारे, जिसे हम क्या बोल देते हैं कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है या एस्ट्रॉइड है वो कहाँ लाई करते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और इसके बाद शनि, अरुण, वरुण। इस ऐसे भी इंग्लिश में इनका नाम क्या हो जाएगा, जैसे मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स। और इसके बाद हमारा क्या हो गया, एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई। फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर हो गया यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस। और लास्ट में हमारा क्या हो गया, नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह हो गए। इसके बाद जो आता था वो प्लूटो आता था, लेकिन अब वो क्या है, इन ग्रह में इंक्लूड नहीं करते। तो अब टोटल ग्रह कितने, 8। 4 इंटरनल और 4 क्या है, एक्सटर्नल। और बीच में स्ट्रेट बेल्ट हो गई हमारी। अगला अगर हम देखें तो क्या होगा इसके अंदर, भूपट्टी, जो भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परतों को क्या कहा जाता है? जो भूप्रपट्टी है उसके अंदर क्रोड को पृथ्वी की परत से अलग करने को क्या कहा जाता है? हमें पता है, मान लो हमारी पृथ्वी है, इसमें 3 लेयर होती है मोटा मोटा। तो जैसे सबसे नीचे ऊपर वाली को बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाली को क्या बोलते हैं, मेंटल, और सबसे नीचे वाली को क्या बोल देते हैं, कोर, या कई बार इसे क्रोड भी बोल दिया जाता है। तो मेंटल क्या करती है, अलग करती है इनको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल। अब इसमें मैंने एक डायग्राम है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको अभी। हाँ, तो ये मैंने एक वीडियो जो मतलब इमेज निकाली है, जैसे अर्थ है पूरी। अर्थ के अंदर हमें क्या दे रखी है, डिफरेंट लेयर्स दे रखी है। तो सबसे नीचे वाली क्या हो गई हमारी, ये कोर हो गई। इनर कोर बोलते हैं, आउटर कोर मिला के कोर। फिर क्या है, ये मेंटल है। और सबसे ऊपर ये क्या हो गई, हमारी क्रस्ट हो गई। फिर इसके अंदर हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखा रखी है। तो ठीक है, मैं इनका एक अब रफली डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ, तो इनका जैसे एक रफली डायग्राम हो गया। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग 3 परतों से मिलकर बना रहता है। सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे पहले तो ये हो गया हमारा
क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर क्या होता है कोर। जो क्रस्ट है इसकी जो मोटाई है महासागरों महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महाद्वीप पे ज़्यादा होती है और महासागरों में इसकी मोटाई क्या होती है, कम। इसके अंदर दो एलिमेंट अधिकतर मिलते हैं, SiAl सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसी तरह जो मेंटल है ये किससे मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। और ये क्रस्ट का निचला भाग होता है, सिंबल इनका क्या हो गया, Si सिलिकॉन और Ma मतलब मैग्नीशियम। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, सिलिकॉन यहाँ कैपिटल लिख रखा है लेकिन सिलिकॉन का सिंबल क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल। इसी तरह मैग्नीशियम है तो Mn, सॉरी मैग्नीज होता है ना तो Mg मैग्नीशियम। और इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला था ये क्या था, सिलिकॉन Si एल्युमिनियम Al। इसी तरह जो नीफी था Ni और Fe, निकिल और लोहे से मिलकर बना होता है सबसे लास्ट में, वो जिसे क्या बोलते हैं, कोर। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहते हैं। तो ये हमारा था। और क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी भी बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। जो बैरिस्फीयर है वो किस परत को कहते हैं, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जिसका नाम क्या था, कोर, उसे ही क्या बोलते हैं, ये बैरिस्फीयर भी बोलते हैं। अब ऐसे पृथ्वी की मध्यवर्ती परत क्या है, इसे हम मेंटल बोलते ही है, हमें पता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हिंदी में क्या बोलते हैं, शोभ मंडल, जहाँ पे ये बारिश जब जो सब कुछ होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा और मकर रेखा को दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड रिप्रेजेंट, अक्षांश का मतलब है कौन सी लाइन है जो किसे दिखाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच क्या होती है, भूमध्य रेखा। उसके नीचे 23.5 डिग्री पे क्या होती है हमारी मकर रेखा, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर क्या होती है 23.5 डिग्री में, इसे बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये उत्तरी अक्षांश में होती है 23.5 डिग्री। तो ये हमारा हो गया। एक बार हम देख लेते हैं पृथ्वी का पूरा मैप ही, तो ज़्यादा समझ आएगा हमें। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा भारत है, और ये आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर ही जो लिखा है ये क्या है, इक्वेटर। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे हमें ये दिख ही रहा है कि कितने डिग्री का होगा। और यहाँ पे ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये यहाँ पे 23.5, 20 और 30 के बीच में यहाँ 23.5 है। ऐसे ये 20 से जस्ट ऊपर है, ये भी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये हमें अर्थ का डायग्राम है, इसमें 3 मोटी मोटी लेयर्स हमें दिख रही है, जहाँ पे लिखा है क्या, इक्वेटर जो बिल्कुल बीच से जाती है, फिर कैप्रिकॉर्न जो बिल्कुल नीचे है, और कैंसर क्या है जो ऊपर है। भारत से कौन सी होकर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक सवाल ये भी आता है, ये है हमारा अफ्रीका द्वीप। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे तीनों लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों इस महाद्वीप से जाती है। इसके अलावा कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जहाँ से तीनों ये जाती हो लाइन्स। तो ठीक है, जहाँ जहाँ ग्राफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसे देख लेंगे। चलते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे। तो चलते हैं अगले पे। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे ऑन इंडिया या इन इंडिया। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गई। सबसे बीच में क्या है हमारा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो होता क्या है, यहाँ पे जो 22 दिसंबर है, इस समय जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध मतलब जो ये है
नॉर्थ रीजन है, यहाँ पे क्या है सर्दी स्टार्ट होती है। तो 22 दिसंबर को सूरज हमारा कहाँ पे होता है, इधर होता है। तो यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है सबसे छोटा दिन होगा। तो 22 दिसंबर को सूरज कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर दिसंबर के बाद क्या है, मार्च में वापस सूरज कहाँ पे आ जाएगा, 21 मार्च को आ जाएगा सूरज यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या है, डे और नाइट इक्वल होती है इसके अंदर। फिर यहाँ के बाद जून के अंदर यहाँ पे सूरज आ जाएगा कहाँ, 22 जून को सूर्य आ जाता है यहाँ पे। तो ऊपर नॉर्थ के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। इसी के साथ 22 जून को क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन, और सबसे छोटा दिन कहाँ पे हो गया हमारा, 22 दिसंबर को। इसी तरह वापस जून के बाद जो ये है हमारा सूरज है वापस यहाँ पे आएगा इक्वेटर की तरफ, और ये कब को आ जाएगा हमारा, ये वापस अब कौन सी डेट बची हमारी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को वापस आ जाएगा यहाँ पे 23 सितंबर। तो वापस हमारे जो दिन और नाइट है ये आपस में लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है। सन यहाँ से चलता है, मान लो मार्च से चला तो जून पे यहाँ आया, फिर वापस यहाँ से अगर सितंबर तक यहाँ पे आएगा, फिर दिसंबर में क्या आ जाएगा यहाँ। इस समय जैसे भी सर्दियाँ चल रही है तो हमारे यहाँ छोटे दिन हो रहे हैं, क्योंकि जो सूरज है वो किस तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। हमारे यहाँ सबसे छोटे दिन है तो वहाँ पे सबसे लंबे दिन चल रहे हैं इस समय। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। यही था, इसका आंसर क्या हो गया, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही भारत भी कहाँ लाई करता है, यहाँ पे। तो भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से 3 प्रमुख प्रकार के शैलों में से एक नहीं है। शैल मतलब पत्थर या चट्टान या रॉक्स। तो रॉक्स हमारी 3 तरीके की होती है, एक का नाम क्या है आग्नेय, फिर अवसादी, और फिर क्या है कायांतरित, या इसे क्या बोल देते हैं, रूपांतरित। ये इसका ही नाम होता है। तो 3 तरह की हमारी चट्टानें होती है, तो आग्नेय भी होती है, कायांतरित भी होती है, अवसादी भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस तरह की हमारी चट्टानें नहीं होती। तो 3 चट्टानें, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं, अभी करेंगे इसके बारे में भी डिटेल। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार के उदाहरण है। ये में कुछ ज्वालामुखी दे रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक टाइप का होता है वो कौन सा ज्वालामुखी होता है, तो वो होता है हमारा क्या, कोल्डेरा या कुंड ज्वालामुखी। ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक प्रकार का है, इसके अंदर मतलब खूब विस्फोट होते हैं। तो अभी जो हम चट्टान की बात कर रहे थे तो देख लेते हैं। जो चट्टान है 3 तरीके की हमने बताई थी। सबसे पहले तो क्या हो गया, आग्नेय, अवसादी, और तीसरा क्या था हमारा, कायांतरित, जिसे हम रूपांतरित भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या हो गया, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। जो आग्नेय चट्टान है ये कैसे बनती है, जो ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा। इसके ठंडे होने से लावे के जमाव के कारण क्या है, इनका निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान भी कहते हैं। इनके अंदर जीवाश्म नहीं होते और ये रवेदार होती है और इनमें परत नहीं पाई जाती। ये तो क्या है हमारी अग्निशियस। जब कोई ज्वालामुखी था, जब ये यहाँ से फटा तो इसके अंदर से जो लावा निकला, जब ये ठंडा हो जाएगा तो कौन सी चट्टान बनेगी, आग्नेय। अगला देखते हैं हम क्या, अवसादी चट्टान। तो जो सेकंड नंबर का है हमारा अवसादी चट्टान है, वो क्या है, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। अपर्दन मतलब इनका टूटना या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, उससे क्या है, इनका निर्माण होता है। इनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं और धात्विक खनिज का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। इनके अंदर धात्विक खनिज नहीं मिलते। कौन सी चट्टान है, सेडिमेंट्री। जो भाई थर्ड है जिसका नाम क्या हो जाएगा, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान में दबाव के कारण हुए स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ये सबसे कठोर चट्टान होती है, परतें नहीं पाई जाती
और जीवाश्म भी इसके अंदर नहीं पाए जाते। जीवाश्म बस किस में पाए जाते हैं, हमारे जो ये वाली है हमारी अवसादी चट्टान है, इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह से टूटकर कोई चीज़, जैसे अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, जो अरावली माउंटेन रेंज थी, इसकी बात चल रही है कि इसे तोड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये जो माउंट अरावली रेंज है पहाड़ों की, राजस्थान के अंदर मेनली है। ये दुनिया की सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और ये क्या है, इसके अंदर ये पृथ्वी की सतह से टूटकर, या इसकी बहुत सारी पहाड़ियाँ क्या है, घिस चुकी है। घिस जाने की मतलब इसका क्या अपरदन हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये पहाड़ियाँ धूल मिट्टी हवा पत्थर पानी और धूप वगैरह, इन सब से जो चट्टानें हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी थी। इनकी शेप कैसी हो गई है, ज़्यादा ऊंची नहीं रही है, कोई छोटी ऊंची कोई नीची, इस तरह की ये क्या हमारी रेंज है। तो ये क्या हो गई, ये धूल मिट्टी से टूट फूट गई है इसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं, अपरदन। तो पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अपरदन। जो अरावली माउंटेन रेंज है वो इतने हजारों या करोड़ों साल से होंगी, तो उनका क्या हो चुका है, बहुत हद तक अपरदन हो चुका है। अब जो कुछ बची कुची है उनकी हाइट कोई ज़्यादा खास है नहीं। तो जो सरकार का नियम आया है उस हिसाब से कि 900 मीटर हम मानेंगे, तो उससे कोई ज़्यादा खास वो नहीं बचा। ये अपरदन उनका बहुत पहले हो चुका है। अब सरकार इन्हें पूरे को काटने का कोई आदेश वगैरह निकालने के चक्कर में है, तो अभी उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल क्या है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। देखो घास के मैदान होते हैं दो तरीके के, एक तो हमारे क्या होते हैं उष्ण कटिबंधीय, और एक हमारे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो जो घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसका एक मतलब याद करने का तरीका है पासेस केला या केला, और एक शीतोष्ण के लिए क्या है, पेप वेड्रा या पेप वेडर। तो पा से क्या है पार्कलैंड, सा से क्या है सेलवास, अमेजोन बेसिन के अंदर। पार्कलैंड कहाँ था, अफ्रीका के अंदर। सवाना घास के मैदान कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। कैसे कंपोज, अमेजोन बेसिन के अंदर ही है। और ला से लानोस, वेनेजुएला साउथ दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे ये क्या है मिलते हैं। इसी ये तो क्या है उष्ण कटिबंधीय के एग्जाम्पल है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय है इनके एग्जाम्पल क्या है पे से क्या है पेरिस नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में, वेल्ड कहाँ है साउथ अफ्रीका के अंदर, डाउन्स कहाँ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और स्टेपीज कहाँ है यूरेशिया या यूरोप के अंदर। कौन से हैं घास के मैदान, स्टेपीज। तो ये घास के मैदान है उष्ण और शीतोष्ण। तो अगर हम ये याद कर लेंगे तो हमारे घास के मैदान का टॉपिक लगभग खत्म है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस सतह में जल जाते हैं। जब भी कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो किस सतह में वो क्या है जल जाता है। तो अंतरिक्ष के अंदर जो हमारी वो होता है मीजोस्फीयर, यहाँ पे आके उसके अंदर क्या लग जाती है आग, और वो क्या जल जाता है। तो हमने ये पता है जैसे हमारी अर्थ है इसके ऊपर सबसे पहला क्या होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, इस तरह फिर क्या हो जाता है हमारा एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट। तो हम दोबारा एक बार देख लेते हैं जो डायग्राम मैंने दिखाया था उसके अंदर। हाँ तो यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है सबसे पहले क्या है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये क्या है हमारे अर्थ की, ये तो अंदर वाली लेयर हो गई थी क्रस्ट मेंटल कोल्ड, और जो एटमोस्फीयर है उसकी लेयर्स क्या हो गई ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सोस्फीयर्स। तो ये हमारी इसकी हो गई है। तो चलते हैं वापिस। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है, या डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है कौन सी पवनों को। तो ये कौन सी पवन होती है हमारी हरमट्टन। हरमट्टन ऐसी पवन होती है जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं विंड वायु। ऐसा क्यों कहा जाता है, यह शुष्क हवा आर्द्र और उमस भरे मौसम से क्या दिलाती है राहत, इसलिए इसे क्या बोला जाता है हमारा ये डॉक्टर विंड कहा जाता है। जो बोरा है
ये क्या है, ये इटली के आसपास जो एड्रियाटिक सागर है इसके पूर्वी तट पे ये वाली हवा प्रवाहित होती है। तो हम इसका अगर रीज़न बताएं तो इटली या यूगोस्लाविया ये जो क्षेत्र है इसके आसपास ही बहती है। जो मिस्ट्रल है ये क्या है, जो मिस्ट्रल है ये हमारी रोन नदी से भूमध्य सागर तक कौन सी हवा बहती है, ये वाली। चिनूक हवा क्या है, रॉकी पर्वत के उत्तरी ढाल पर गर्म हवा है और ये क्या है, हिम भक्षक भी इसे कहा जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इनके डिटेल। तो जो बोरा है ये क्या है, हमारी एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रभावित होती है। इसका प्रभावित क्षेत्र क्या है, इटली और यूगोस्लाविया। नॉर्वेस्टर हमारी कौन सी हवा है, उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रभावित होती है। लू ये तो हमारी जानी पहचानी हवा है। लू क्या है, हमारे उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान प्रभावित क्षेत्रों में जब ये लू चलती है तो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक भी। उष्ण और शुष्क हवा होती है। खमसिन हवा क्या है, मिस्र में प्रभावित होती है। सामुन और सिमुम हवा क्या है, अरब रेगिस्तान में प्रभावित होती है। यामो वापस एक इम्पोर्टेंट हवा है, ये हमारी क्या है, जापान के अंदर प्रभावित होती है। एक इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चिनूक। चिनूक हवा हमारी ये कहाँ पे बहती है, रॉकी, हम मान सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पर्वत है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, वहाँ पे बहती है। और किस तरह की हवा है, गर्म हवा है। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी इसी का ही है तो देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो चिनूक है ये कहाँ की है, अमेरिका के अंदर। जो फोन हवा है ये हमारी कहाँ चलती है, आल्प्स माउंटेन रेंज के पास। जो सिरोको है ये मिस्र के पास बहती है। और जो लू है ये हमारी कहाँ पे चलती है, भारत के अंदर। तो इनका ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 और डी का 2nd। ठीक है, दिख ही रहा है सबको। तो अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। कौन सा रेगिस्तान हमारा कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब सब समझ ही रहे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो ये है हमारा, ये अर्थ है, ये जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर से ऊपर है वो सारा नॉर्थ है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। और जो इससे इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा है उसे क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमसे पूछा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन सा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन सा मरुस्थल है। तो देखते हैं इस लाइन से नीचे कौन सा है। तो इसके अंदर तो हमारा क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। बाकी ग्रेट बेसिन, सहारा, थार, ये सब भी अभी हम देखेंगे कौन कौन सा कहाँ पे है। तो एशिया के अंदर सबसे पहले जो हमारा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा भी कौन सा है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। पता ही है ये वाली बात तो, वैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया। तो एशिया के अंदर कौन सा है, एक तो क्या है, रूब अल खाली मरुस्थल, कहाँ पे है, सऊदी अरब में। टकला मकान और गोबी दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, चीन, और ये भी क्या है, मंगोलिया और चीन के बीच में कौन सा, गोबी मरुस्थल। और टकला मकान मरुस्थल चीन के अंदर है। अलनाफूद ये कहाँ पे हमारा, सऊदी अरब के अंदर। दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट ये कहाँ पे है, ईरान। अभी ईरान और इजराइल की लड़ाई भी चल रही थी, तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और भारत का ये तो हमें याद होनी चाहिए, ये कौन सा है हमारा, थार मरुस्थल। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा मरुस्थल है, तो यहाँ पे है पेंटागोनिया का मरुस्थल और एक आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा वापस इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आटाकामा का मरुस्थल क्या है, ये मकर रेखा पर स्थित है। नाइट्रेट के भंडार है इसके अंदर। उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू के बीच स्थित है। और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल क्या है, आटाकामा का मरुस्थल। अब जो महाद्वीप है हमारा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक तो कालाहारी, जो हमारे सवाल का आंसर ही था, एक क्या है हमारा नाबीप मरुस्थल, और एक है हमारा सहारा मरुस्थल। तीनों ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट या मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन और तनामी मरुस्थल। ये कहाँ पे है हमारे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं।
अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? जो अरब सागर है वो किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर हमें पता है। वापिस चलते हैं अपने इस पे। ये हमारा क्या है? ये है लिखा जाए नाम। अभी अमेरिका से लड़ाई चल रही है ना इंडिया की, तो इस ओशन का नाम नहीं लिख रखा कंजरों से ने कहीं भी। किसी का भी नहीं लिखा क्या? चलो छोड़ो, हम ऐसे पता लगा लेंगे। जो ये है, ये जो ओशियन है यहाँ पे, ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के आसपास का ओशियन को क्या बोला जाता है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो है ये इंडियन ओशन है पूरा, जहाँ पे इक्वेटर मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा इंडियन ओशन माना जाता है। तो इंडियन ओशन ही तो यहाँ पे भी जा रहा है, इसे बोलते हैं अरब की खाड़ी। मतलब अरब सागर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे पहले हमारा देश ही था बांग्लादेश, अब तो फिर वो पाकिस्तान और फिर अब बांग्लादेश बन गया है। पहले ये पूरा बंगाल था। ये रहा, ये जो बांग्लादेश है पहले पूरा बंगाल में आता था। तो जो बंगाल के साथ वाला मरुस्थल था इसे बोल दिया जाता था कि बे ऑफ बंगाल। और जो अरब सागर है, अरब क्यों, यहाँ पे ये जो देश है ये सारे अरब देश हैं, सऊदी अरब, ओमान, यमन। तो यहाँ पे और भारत के बीच का जो मरुस्थल है इसे क्या बोल दिया जाता है कि अरब सागर, अरेबिक ओशियन। तो ये किसका पार्ट है? ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। जो इंडिया है ये इंडियन ओशियन है, और इसी का ही पार्ट कौन सा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों इसी के ही पार्ट है। यहाँ पे मैं देख रहा था कहीं नाम मिल जाए, लेकिन नहीं लिख रखा इन्होंने। कोई बात नहीं, जब लड़ाई ठीक हो जाएगी तब लिख देंगे। तो ये पूरा इंडियन ओशन है इंडिया के नीचे, और ये वाला अरेबिक ओशन हो गया इंडियन ओशन का ही पार्ट, और ये भी इंडियन ओशन का पार्ट है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो हम बोल देंगे क्या? इंडियन ओशन का विस्तार है। अब जो ये है, जो हमारा भारत है, ये भारत का डायग्राम है। यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है ये क्या है? हमारी वेस्टर्न घाट बोलते हैं इन्हें, पश्चिमी घाट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? सह्याद्री। और इस घाट से इधर जो समुद्र है इसे क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। जो भारत के पूर्वी और बंगाल की तरफ की पहाड़ियाँ इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। ये देखो एक सीधी लाइन वाली पहाड़ियाँ, यहाँ पे क्या है? ये टूटी फूटी पहाड़ियाँ, बीच में से रास्ते हैं, इसका अपर्दन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये पूर्वी घाट बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये है कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर माना जाता है इसको। और ऊपर ये जो है पहाड़, ये दो पहाड़ हैं, सॉरी ये तो दो नदियाँ हैं। ये पहाड़ है एक जिसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत, और नीचे क्या है? सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे जो बहती है उसका नाम क्या है? ताप्ती। विंध्याचल पर्वत के ऊपर जो पठार है इसे क्या बोला जाता है? मालवा का पठार। और यहाँ पे राजस्थान में जो पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ है ये क्या? अरावली की पहाड़ियाँ, जो विश्व की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पहाड़ी के अंदर आती है। अब धरती का हिस्सा तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप या पेनिसुलर रीजन। तो भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप है। भारत भी कितनी जगह से घिरा हुआ है? 1, 2 और 3 तरफ से जल से घिरा है, इसलिए तो भारत भी क्या है? एक ये हमारे जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी होता है। कोई जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों ओर पानी है, ये श्रीलंका है, इसके चारों तरफ ही पानी दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्वीप हो गया। या ये मालदीप है, इसका तो नाम ही मालदीप है। ये क्या है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या है? एक द्वीप है। ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये दिख रहा होगा। अरे कहाँ गया? ये अंडमान निकोबार है। ये हमारा क्या है? ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? द्वीप हो गया। इसी तरह के बहुत सारे द्वीप होते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जो आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा, पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है,
तो पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ये आता किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो एक छोटा सा देश है, ये दिख रहा होगा डेनमार्क। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। आइसलैंड, इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, ये ग्रीनलैंड माना जाता है। ठीक है, तो वापस अपने सवाल पे आते हैं। जो नीलगिरी है, इसकी मैंने आपको बताई दी है। जो नीलगिरी है 3 राज्यों में इसकी पहाड़ियाँ हैं, मेनली तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक, तीनों जगह इसकी पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी, दो बेटा, 2637 मीटर की, तमिलनाडु के अंदर ही आती है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, टोडा जनजाति, जो भैंस पालती है। और यहाँ पे एक उदक मंडल घूमने की जगह है, जिसे क्या बोला जाता है, ऊटी बोला जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला क्या है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे। एक हमारा ओशियन है, जिसके चारों तरफ यहाँ क्या है, ज्वालामुखी है, और इसके अंदर भी ज्वालामुखियाँ फटती रहते हैं, तो इसका नाम ही दे दिया, ये वाला जो समुद्र है इसका नाम है रिंग ऑफ फायर। तो इसका क्या नाम है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। जो ये है हमारा, वापस इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो जल्दी समझ आएगा। ये हमारा भारत, हमारे भारत के ईस्ट साइड में ये चाइना वगैरह है, और यहाँ पे ये जो समुद्र है, ये वाला जो समुद्र है, मैं वापस दिखाता हूँ। ये इंडिया है, इंडिया से जब ये इंडोनेशिया वगैरह से निकल के आएंगे, ये चाइना के बराबर में, ये जो है ये सबसे बड़ा समुद्र है। सब मतलब जितने भी ओशन है, इंडियन ओशन, ये ओशन, इन सब के अंदर सबसे बड़ा जो ओशन है वो क्या है हमारा, ये प्रशांत महासागर। और इसके चारों ओर जो ये देश हैं, जैसे जापान इसके चारों तरफ है, ये रहा जापान है, ये बाकी जो भी, और ये हमारा क्या हो गया, ये तो अमेरिका हो गया ना, हाँ, ये रशिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, और ये इधर जो भी है, ये पूरे एशियन के आसपास जहाँ भी जो भी ज़मीन है, या इसके अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे ज्वालामुखी है, तो फटते ही रहता है। तो यहाँ पे जो ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ से ये ऐसे ऐसे ये पूरा क्या है, रिंग बन रहा है। कुल मिला के प्रशांत महासागर ऐसे एक सर्कल सा दिख रहा है ना हमें, और इसके अंदर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, रिंग ऑफ फायर। यही है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इसका तो आंसर क्या हो गया हमारा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। उन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और ये 7वां महाद्वीप है, सबसे छोटा है। इसके अंदर जो सबसे छोटा देश है वो क्या है, नौरू। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मरले और डार्लिन नदी यहाँ पे बहती है। डाउन्स घास के मैदान भी यहाँ पे मिलते हैं। तो बैरियर रीफ अगर मैं दिखाऊं, दिखेगा तो नहीं, पर ये है आपका, कहाँ गया इंडिया, इंडिया के हिसाब से दिखाएंगे तो याद रहेगा किधर किधर से जाना है। ये हमारा इंडिया, यहाँ से हम एरोप्लेन लेंगे और चलेंगे सीधा साउथ के अंदर। ये आ गया हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो है, दोबारा देखो, अभी इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा मैं जो हाथ से बना रखा है। ये जो है, ये जो लाइन से दिख रही है आपको, जहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर चलता हुआ, ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति। ये है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो लाइन चलती जा रही है, जहाँ जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये सब है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे, ये मैंने सीधा किया, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में या नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो जैसे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये वाला हिस्सा था कटा हुआ, इसे तो क्या बोल दिया हमने, कैपिटेरिया की खाड़ी। यहाँ पे क्या है, किम्स लेके पहाड़। ये हमारे क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, या इन्हें क्या बोलते हैं, कोरल।
रीफ्स। यहाँ से क्या कौन सी रेखा जाती है, मकर रेखा होकर जाती है। यहाँ पे जो पहाड़ है इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे एक और जो मतलब स्थान है या ज़मीन है, इनके बीच में जो ये पानी है जो दो भूभागों को अलग करता है उसे बोलते हैं जल संधि। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि होती है, बोस जल संधि। यहाँ पे क्या है, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला है। और बस यही है। और डाउन्स घास के मैदान है यहाँ पे, वो तुमने पढ़ लिया है इससे पहले, डाउन्स घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयर झील है, मार्ले डार्लिंग नदी है, सोने की खान भी है जिन्हें क्या बोलते हैं, काल गुरली या कूल गार्डी इन्हें बोला जाता है, सोने की खदानों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोराल रीफ अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो कोराल रीफ क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। ये मतलब ये किससे बने होते हैं, चूने से बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं चूना खाकर बड़े होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। जिनके शरीर के बाहर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब ये मर जाते हैं तो जो खोल है इनके बहुत सारे खोल मिलके कई कई सौ किलोमीटर लंबी क्या बना देते हैं, ये रीफ बना देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोरल से बनी हुई रीफ को कोरल रीफ। अगला सवाल है हमारा क्या, म्यांमार की मुद्रा क्या है। जो म्यांमार देश है उसके अंदर कौन सी मुद्रा चलती है, कयात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो हम कई सौ साल से सुनते आ रहे हैं, थाईलैंड। थाईलैंड को क्या बोला जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश। भारत के पास में है, अभी दिखा देता हूँ। एक क्यूबा जो ऑप्शन में दे रखा है, इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। जापान को क्या बोला जाता है, उगते सूर्य का देश। और सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं यहाँ, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, भूकंपों का देश। टर्की एक जगह है जिसका नाम अब तुर्की हो गया है और भारत के बिल्कुल खिलाफ कंट्री है। और बस क्या दिखाना था मुझे तुम्हें, थाईलैंड। ये रहा, ये तो आती दिख गया, ये भारत और यहाँ पे ये क्या है हमारा, थाईलैंड है। दिखा देते हैं, भारत के खिलाफ एक देश बहुत बोलता है आजकल, इसका नाम क्या है, तुर्की। अब इसका जो नया नाम हो गया है। और आपको क्यूबा भी दिखाना था। क्यूबा वैसे शायद इतना ना देख रखा हो किसी ने। ये वाला जो अमेरिका है, ये अमेरिका है। अमेरिका के बिल्कुल पास में एक देश है क्यूबा, जो रशिया समर्थक देश है। और इसके चक्कर में अमेरिका की कई कई बार मट्टी पलीत हो चुकी है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ओडरनीस लाइन किस देश के बीच स्थित है। जो ओडरनीस लाइन सीमा है ये किस देश के बीच स्थित है, तो ये क्या है हमारे, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। इसके अलावा बहुत सारी है, जैसे अगर हम देखें चीन और वियतनाम, मैक्सिको, तो जितनी जल वो है ये सीमाएँ हैं, अभी हम देख लेते हैं। डंगन पास कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच के जो रास्ता है उसे क्या बोलते हैं, डंकन पास। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अभी देख लेते हैं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। जल संधि क्या होती है, जो 2 जलीय भागों को जोड़ता है और 2 भूमि को अलग करता है उसे क्या बोलते हैं, जल संधि। फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है, मैगिनाट रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या है, हिंडनबर्ग रेखा। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। और ग्रैंड चैनल ये कहाँ है, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में क्या है, ग्रैंड चैनल। अगला है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है, तो ये हमारी कर्नाटक के अंदर है। लोहा 4 तरीके का होता है, मैग्नाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सेडराइट। जो मैग्नेटाइट है सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहे का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क खदान भारत के अंदर बहुत जगह है, तो जैसे बेलाडीला की खदान का है, छत्तीसगढ़, हेमेटाइट लौह अयस्क यहाँ पे मिलता है। डल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ यहाँ भी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु महिसानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। बादाम पहाड़ियाँ ये कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए फेमस है। कुद्रेमुख कर्नाटक, मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए फेमस है। नाथरा की पाल राजस्थान में।
थूर व हुंडेर तीनों जगह से लोहा अयस्क निकाला जाता है। नाथरा की पाल, थूर और हुंडेर। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये कुद्रेमुख या बेल्लारी, ये अभी हमने देखा ही था हमारा कुद्रेमुख कर्नाटक, तो ये सारी क्या है कर्नाटक के अंदर। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे देखा जाता है। तो नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे देखा जाता है, हीरालाल चौधरी। अब ये क्रांति बहुत सारी है, किसने कौन कौन सी करी है, तो एक बार हम सारी देख लेते हैं। और वर्गीज कुरियन तो नाम सुना ही रखा होगा। चलो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मतलब ये बताऊँगा इसने क्या है, श्वेत क्रांति करी थी, पर्सनल कमेंट नहीं करूँगा। चलो, काली, जो काली क्रांति है ये किसके लिए हुई थी, हमारी पेट्रोल के लिए। नीली क्रांति मछली के लिए, मत्स्य पालन के लिए। भूरी क्रांति किसके लिए हुई थी, चमड़ा और कोको उत्पादन के लिए। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट के लिए। स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति बागवानी या शहद के लिए। पूछा जाता है कई बार, गोल्ड क्रांति में शहद का ऑप्शन आ जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए। गुलाबी प्याज और झींगा के लिए। ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए। लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए। गोल क्रांति आलू के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के लिए। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट पालन के लिए। जो श्वेत है ये दूध और डेयरी उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन के लिए। हरित स्वर्ण क्रांति बांस के लिए। और ब्राह्मणी क्रांति भिंडी के लिए। कुछ लोगों का नाम इसमें लिखना ही पड़ेगा, जैसे ये कौन था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसके द्वारा ये क्रांति भारत के अंदर आई थी। इसी तरह हरित क्रांति स्वामीनाथन। और रजत क्रांति, इसका श्रेय दिया जाता है इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी। तो ठीक है, ये 2-4 नाम है जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। और अभी जो हमने नीली क्रांति देखी है तो हीरालाल चौधरी, ये तो हमने देख ही ली है वैसे, हीरालाल चौधरी, इनके द्वारा ये वाली क्रांति की गई है। अगला क्या है, सिल्वर फाइबर क्रांति, तो अब हमने देख लिया किसके लिए, कपास के लिए। इससे अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ऐसी कौन सी फसल है, उत्तर भारत में तो खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, तो ये कौन सी है, तिल। देख लो रबी क्या है, रबी की फसल क्या है, इन्हें बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के दौरान, काटा जाता है मार्च अप्रैल के दौरान, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, शीतकाल की फसलें उत्तर भारत के हिसाब से। और इसमें पानी इसे कहाँ से मिलता है, मेनली शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से इसे क्या मिलता है, मानसून या पानी। रबी की फसल जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, राई, ये कौन सी फसलें हैं हमारी, रबी की फसल है। इसी तरह जो खरीफ है इन्हें बोया कब जाता है, जून जुलाई में, काटा जाएगा सितंबर अक्टूबर में, वर्षा काल की फसलें बोला जाता है। मानसून इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लाभ मिलता है। फसलें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ये थोड़ी आम फसलें हैं जो आम इंसान ज़्यादा यूज़ करते हैं इन फसलों को, वैसी फसल है। जायद की फसल कौन सी है, ग्रीष्म काल की फसलें, इसके अंदर ये सारे आते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी, ये सब किसके अंदर आता है, इन वाली फसलों के अंदर। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो जो सुंदरी वृक्ष है पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि ये वृक्ष क्या है, सुंदरी वृक्ष, तो यहाँ से जब ये समुद्र में मिलते हैं तो जो स्थान बनता है उसे क्या बोला जाता है, सुंदरबन डेल्टा। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है।
गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना। ठीक है, तो अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पे है? बैरन आइलैंड। ये कहाँ पे है बैरन आइलैंड? ये है अंडमान निकोबार के पास। तो एक बार अंडमान निकोबार देख लेते हैं। ये लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है और अरेबियन सी के अंदर है। अंडमान निकोबार इसके अंदर तो 500 प्लस द्वीप है और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल के अंदर है। अंडमान निकोबार का अगर उसमें हम देखें तो इसके अंदर उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिणी, लिटिल कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और फिर इसके बाद किया जाता है सुमात्रा हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इंडोनेशिया का है। इतने सारे पार्ट्स में है अगर हम मेजर करें, नहीं तो 500 प्लस हुआ है इसके अंदर द्वीप। तो 500 कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, ये इसके अंदर है 572 जो उत्तरी अंडमान है। और ये उत्तरी अंडमान है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी यहाँ पे है, जिसे इसके अंदर प्रेजेंट है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप बैरन द्वीप भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और सबसे ऊंची चोटी क्या है? नारकोंडम द्वीप। सुषुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों आसपास ही है। एक तो उत्तरी अंडमान में क्या है? सोया हुआ, मध्य में क्या है? जागा हुआ। और दक्षिणी और लिटिल अंडमान को जो जगह अलग करती है इसे क्या बोलते हैं? डंकन पास। दक्षिणी अंडमान है, इसकी जो राजधानी है इसे क्या बोलते हैं? मतलब अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया? श्री विजयपुरम। दक्षिणी और लिटिल को तो कौन करता है? डंकन पास। लिटिल और कार निकोबार को कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। और हमारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन करता है? ग्रैंड चैनल। लक्षद्वीप के अंदर 36 द्वीप समूह है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? भारत के मेघालय के अंदर। कुछ जलप्रपात है भारत के अंदर, जैसे हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये हमारा हैगेनकल जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के अंदर। जो सिरकी जलप्रपात है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जो हो गया गुरुस्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी, कर्नाटका के अंदर। डुडुमा, दोदोमा नहीं, डुडुमा, ये कहाँ पे है? हमारा मुचकुंड नदी, उड़ीसा के अंदर। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे है? हमारा वाराही नदी, कर्नाटक के अंदर। ये भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर की हाइट वाला क्या है? जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। शिव समुद्रम कहाँ पे है? कावेरी नदी, कर्नाटक के अंदर। और दूध सागर कहाँ पे? हमारा मांडवी नदी, गोवा के अंदर। ये कुछ जलप्रपात दे रखे हैं हमें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसकी एक ट्रिक है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं? AMTMP, ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और P से बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल। हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बार बार M आएगा। 3 M है, 2 M तो इसके अंदर आ ही रहे हैं, तीसरा M कौन सा है? तो ये याद रखना है, मणिपुर इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। बस एक ये वाली लाइन याद रखनी है, बाकी इस ट्रिक से सारा काम हो जाएगा। और एक जो राज्य है त्रिपुरा, इसके नाम से समझ लो, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? पश्चिम, इससे बार बार पश्चिम बंगाल आ रहा है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? कैकरोआ डोंग। और बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगती है। तो ठीक है, कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती? तो मणिपुर की। अगला क्वेश्चन जो IC1101 है, ये क्या है? तो ये हमारा एक सैटेलाइट है भेजा हुआ। अब जैसे आकाशगंगा जो हमारा है सूरज है, इसके आसपास के चांद तारा है, और ये इन सब से मिला जुला के क्या बनती है? हमारी आकाशगंगा। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह उन्हें क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। हमने देखा है ना,
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे क्या है बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, और उसके बाद हमारा क्या है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारा इनका पूरा क्या है पैटर्न है। अभिनव तारा है न्यू स्टार, ये क्या है, तो पता है न्यू स्टार क्या होता है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, इसे या तो मिल्की वे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। आकार इसका कैसा है, स्पाइरल, इस तरह का इसका आकार है। और इसकी पड़ोसी जो वो है आकाशगंगा की तरह ही, उसका नाम क्या है, आकाशगंगा की पड़ोसी देवयानी या एंड्रोमेडा इसे बोला जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, बिग बैंग का सिद्धांत की व्याख्या। जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या बताती है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में कौन बताती है, बिग बैंग थ्योरी। विज्ञान का वह क्षेत्र जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। सबसे पहले क्वेश्चन था ना हमारा कॉस्मोलॉजी। अगला सवाल, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल का जो सबसे करीब तारा है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी लगभग 4.5 ईयर अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो जाके पहुँचेंगे हम इससे, 4.5 या 14.5, सॉरी मुझे नहीं पता अभी। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, बीच में कौन सा आ गया, वीनस, जिसे क्या बोला जाता है, शुक्र ग्रह। हमारे ग्रह टोटल 8 होते हैं, 4 आंतरिक है, 4 बाह्य है। आंतरिक के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर क्या है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे ग्रह हैं। इनके बीच में क्या होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, उल्का पिंड होते हैं बहुत सारे। शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखें, इसे लूसीफर भी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है प्रकाश लाने वाला। सूरज का सबसे दूसरा निकटतम ग्रह है, इससे पहले मरकरी है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोलते हैं, सबसे चमकीला तारा भी बोलते हैं। और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो क्या लग जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है, पूर्णिमा वाले दिन। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, अमावस्या वाले दिन। बुध सूर्य के डैश ग्रह है। बुध का नंबर सूर्य से कब आता है, सबसे पहले ही आता है मरकरी, तो सबसे पहले नंबर का है। बुध सूरज के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है, इस पर वायुमंडल भी नहीं है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगा लेता है, 88 डेज में। इंपॉर्टेंट लाइन, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसके अंदर शुक्र ग्रह का नहीं है, बाकी सब के तो हैं। हमें पता है मरकरी और वीनस, इन दो का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी के तो हैं। तो मरकरी ऑप्शन में नहीं है, इसके बाद वीनस दिख गया, तो ये आंसर हो गया। यूरेनस अगर देखें तो इसकी खोज किसने की थी, सर विलियम हॉर्सेल ने करी थी। नीला हरा ग्रह बोलते हैं, मीथेन गैस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इसे अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी भी है। खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। इसके उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड या कैलिस्टो, लो, यूरिया, ये इसके मतलब उपग्रह। नेपच्यून सबसे लास्ट ग्रह है 8वें नंबर का। पहले प्लूटो भी था 9वें नंबर का, अब वो तो है नहीं बेचारा, तो क्या बचा 8वें नंबर पे नेपच्यून। इसे वरुण ग्रह बोलते हैं हिंदी में। उपग्रह इसका क्या है, ट्राइटन, याद रखना इसका उपग्रह क्या है, ट्राइटन। जब हम सैटर्न का पढ़ेंगे इसका उपग्रह क्या है, टाइटन, कंफ्यूज नहीं होना है। खोज मतलब खोज क्या है इसकी, जॉन ने की थी, जॉन गाले ने की थी इसकी खोज। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है, 2/3 हिस्से पे क्या है, पानी है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, इसका उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नीला ग्रह। वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। जैसे ये सन है, पृथ्वी ऐसे जाती है, इससे ऐसे ऐसे इस तरह चक्कर लगाती है, तो किसी दिन तो बिल्कुल नज़दीक होती है सन के, और किसी एक दिन क्या होती है, सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो ये कह रहा है कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी
अपसोर का मतलब स्थिति है सूरज के सबसे अधिक दूरी पे होगी, तो वो कौन सी होती है हमारी, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। तो ऐसा दिन भी तो होगा जब सबसे पास होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, 3 जनवरी को बिल्कुल पास होगी और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होगी। इसे बोलते हैं अपसोर जब क्या होगी, दूर होगी, उपसोर जब पास होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चार बाह्य ग्रह में से एक नहीं है, जो चार के बाहर ग्रह है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसके अंदर से कौन सा नहीं है, मंगल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, मंगल ग्रह। वापिस 8 ग्रह हैं, 4 आंतरिक 4 बाह्य, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं अब हम। बुध और शुक्र की तो हो गई। मंगल क्या है, लाल ग्रह है। 2 उपग्रह इसके, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर ही सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम क्या है, ओलमंस मोस, ये है स्थित। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, निक्स ओल्पिया, ये भी कहाँ पे, मार्स पे स्थित है, लाल ग्रह बोलते हैं जिसे हम। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, लाल ग्रह। आकार की दृष्टि से टाइटन, देखो ट्राइटन नहीं है, याद रखना, एक ट्राइटन था जो किसका था, नेपच्यून का। टाइटन किसका है, सैटर्न का। टाइटन हमारे सौरमंडल का प्राकृतिक उपग्रह का स्थान। जो टाइटन है ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा किसका है, गैनीमेड, जुपिटर का। और दूसरा सबसे बड़ा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा तो क्या हो गया, टाइटन। सबसे छोटा क्या है, डिमोस। दूसरा सबसे बड़ा टाइटन हो गया है। अब सैटर्न की बात कर लेते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह भी दूसरे नंबर पे है सबसे बड़ा, टाइटन। गैसों का गोला है, इसके चारों ओर वलय हल्के रिंग पाए जाते हैं। हमने देखा है ना, सैटर्न कैसा होता है, इस तरह का, सनी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में नहीं आती। उत्तरी अमेरिका में 4-5 लेक्स है जो ग्रेट उसमें आती है। सुपीरियर, मिशिगन, हमारा ह्यूरोन, और ये हमारा हो गया इरी, और ये हमारा हो गया ओटेरियो। तो इसके अंदर से कौन सी नहीं आती, तो हमें दिख रहा है विक्टोरिया नहीं आती है, तो अफ्रीका की है, विषुवत रेखा से होकर ये गुजरती है। इन 5 नदियों में से भी जो मिशिगन है, ये याद रखना, ये यूएसए में है, बाकी सारी क्या है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका का द ग्रेट लेक्स में नहीं आता, तो विक्टोरिया, अभी तो किया। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात वडोदरा के अंदर स्थित है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। देखो रेलवे को हमने कितने इसमें बांट रखा है, इस तरह करके, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, फिर ऐसे इतने हिस्सों में बांटा हुआ है। तो जो सबसे उत्तर में है वो तो कौन सा हो गया हमारा, नई दिल्ली। दक्षिण में क्या हो गया, चेन्नई। पश्चिम में मुंबई, चर्चगेट, और पूर्व में क्या हो गया, कोलकाता। जो फेयरली प्लेस है वो। सेंटर में कौन सा है, बिल्कुल छत्रपति संभाजी टर्मिनल। अब नॉर्थ और सेंटर के बीच में जो उत्तर मध्य है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद के अंदर। इसी तरह सेंटर और पूर्व में, पूर्व मध्य के अंदर कौन सा है, हाजीपुर। ऐसे दक्षिण में क्या है, सिकंदराबाद, और पश्चिम में क्या है हमारा, जबलपुर। ये तो इस लाइन पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला कौन सा हो गया, उत्तर पूर्वी मुख्यालय गोरखपुर। इस तरह दक्षिण पूर्वी क्या हो गया हमारा, कोलकाता। दक्षिण पश्चिमी क्या हो गया, हुगली। और उत्तर पश्चिमी हमारा क्या हो गया, जयपुर। ये मेंस है जिसमें हमने बांट रखे अपने रेलवे जोन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो बेंगलोर। इसमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ दुर्ग में रूस की सहयोग से हुआ था 1959 के अंदर, तो भिलाई इस्पात संयंत्र इंपॉर्टेंट है। रशिया की हेल्प ली थी हमने इसे बनाने के लिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया, तो ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश।
छत्तीसगढ़ में स्थित जो हसदेव घाटी है ये किसके लिए मशहूर है? तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर ही क्या मिलता है? कोल। एक तरह से तो फ़ायदा भी है और दूसरी तरफ से भाई इस कोयले की वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी नरक बन गई है बिल्कुल। सरकार पता नहीं उन्हें ध्यान नहीं दे रही, क्या कर रही है, या तो उस स्टेट को खाली करवा के उन लोगों को कहीं और करे अगर उन्हें ऐसी हाल करना है वहाँ, नहीं तो वहाँ तो बहुत बुरी हालत है जो हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में या इधर उधर कहीं देखते हैं, वहाँ से ही पता लगा है जो। तो ये क्या है? हमारी कोयला की खदान है हसदेव घाटी। कोयला 4 प्रकार का है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है या जो हमारे यहाँ पाया जाता है? बिटुमिनस। पीट सबसे बेकार कोयले की प्रजाति होती है। लिग्नाइट को क्या बोला जाता है? बुरा कोयला। कोयला दामोदर नदी घाटी गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कोयले वाले क्षेत्र एक तो छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, और सॉरी छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा बुरी स्थिति तो झारखंड की है जो सुनने में आती है। तलचर उड़ीसा के अंदर, जरिया झारखंड के अंदर, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये जगह है जहाँ पे हमारे देश में क्या मिलता है? कोयला। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ है उड़ीसा के अंदर। भारत में कौन सा राज्य रबड़ में अग्रणी उत्पादक है? रबड़ में सबसे ज़्यादा किसका उत्पाद होता है? केरल के अंदर। अगला है हमारा, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो बार्ले, मिलेट, ओनियन, व्हीट। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये कौन सी हमारी? बाजरा। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूँ नहीं है, बाकी मक्का, धान, मूंगफली, बाजरा, तिल और सोयाबीन, उड़द, हड़द, ये सारी क्या है हमारी? खरीफ की फसलें होती हैं। गोल्डन फाइबर किसे जाना जाता है? जूट को। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई? तो गुजरात से। डॉक्टर वर्गीज, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, नाम यही है लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उर्वरकों की क्रांति का संबंध किस रंग से है? जो उर्वरकों की क्रांति हो उसे क्या बोला जाता था? ब्राउन रिवॉल्यूशन। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कर्तन, शेयरिंग। अंतर फसल या इंटर क्रॉपिंग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? मतलब 2 से ज़्यादा फसलें एक साथ उगाई जाती है खेत के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग। भारत में चाय कॉफ़ी की फसलों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इन्हें तो रखा जाता है वृक्षारोपण फसलों में। खाद्यान्न फसलें जो हम खुद ही खाते हैं, गेहूँ जो धान, बाजरा, मक्का, दाल, ये सब। नकदी फसल जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, बस बेच के पैसे कमाते हैं, जूट हो गया, कपास, गन्ना, संतरा, आम। बागवानी फसल मतलब इनका यूज़ वाइन वगैरह में भी यूज़ होता है बनाने में, केला और अंगूर। कई बार बागवानी फसल में ये भी आ जाती है चाय कॉफ़ी, वो हमें डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे कैसे हैं, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। मीठी क्रांति, मीठा क्या होता है? शहद, तो मीठी क्रांति शहद। शुगर केन और ये भी सारे मीठे हैं, लेकिन मीठी क्रांति किससे एसोसिएट की जाती है? शहद से। डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है। उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। लू इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल लेक कहाँ के अंदर है? रशिया के अंदर। सुपीरियर झील कहाँ पे है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और है कहाँ पे? अमेरिका। ये वोस्टोक झील नाम से पता लग रहा है वापस अंटार्कटिका में, पूर्वी अंटार्कटिका बर्फ की चादर के नीचे लगभग 4 किलोमीटर गहराई में डूबी हुई है। इसी तरह तंजानिका झील तंजानिया देश के अंदर है, TZ। ये हमें क्या दे रखा है? कैस्पियन सागर, ये इंपॉर्टेंट है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। वोल्गा व यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में अपना जल छोड़ती हैं। 5 देश तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान।
इन सब का जो वो है, ये मतलब ये जो कैस्पियन सागर है, इनसे इनकी क्या लगती है, बाउंड्रीज लगती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले में। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी है? तो वैसे तो मिस्र के अंदर भी बहती है ये यहाँ पे, लेकिन नील नदी का पूरा हमें समझना पड़ेगा। नील नदी दो नदियों से मिलके बनती है, एक विक्टोरिया झील जिसे श्वेत नील बोलते हैं, एक क्या है ब्लू नील जिसे जो ताना झील से निकलती है, दोनों मिलके एक जगह मिलती है जिसे क्या बोलते हैं, खार्तुम। खार्तुम से जब आगे जाती है तो अल्जीरिया से होते हुए कहाँ पे जाती है, मिस्र में। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ से कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर के अंदर। इसके मायने पे जो बसा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, कोयरा। तो श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। मिस्र के किसानों को फैल्लाह की संज्ञा दी जाती है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में खुलता है। और किस देश से बहती है, किस देश में बहने वाली नदी नहीं है। मैं भी देखो अल्जीरिया थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। केन्या, इजिप्ट और तंजानिया से तो होके जाती है, लेकिन अल्जीरिया से नहीं होती। आसवान बांध कहाँ पे है, मिस्र में नील नदी पर स्थित है। करीबा बांध क्या है, जाम्बेजी नदी पर। केजी बांध कहाँ है, नाइजर नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, ये तो चाइना के अंदर है, यांगसो रिवर। इसे यहाँ पे लिखा है यांगत्से रिवर, कई बार इसे यांगसी भी बोलते हैं, यांगसी रिवर। अमेजन नदी कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर है, सबसे लंबी नदी है। ओब, येंसी और लीना तीन रूस की नदियाँ हैं। नील नदी अफ्रीका के अंदर बहती है, मिस्र इसका मेन है, और तंजानिया देश से भी होकर निकलती है। और जो हमारा है येनिसी नदी, येनिसी, इसका भी खैर मुझे नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो ये हमारी है वोल्गा। वोल्गा से गंगा कहाँ पे बहती है, ये इटली। मैकोंग झील कहाँ पे है, जो मैकोंग है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। डैश चीन का दुख कहा जाता है, हुआंग हो नदी को क्या बोला जाता है, चीन का दुख। ये कभी कहीं से जाती है, कभी कहीं से, और इसके अंदर बाढ़ वगैरह भी खूब आती है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, चाइना का दुख। लीना नदी किस देश से होकर बहती है, तो रशिया। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, डेन्यूब नदी है, ये 10 देशों से होकर बहती है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। किसकी बात हो रही है, अमेजोन की। इसका ड्रेनेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। उद्गम एंडीज पर्वत में, साउथ अमेरिका। मुहाना अटलांटिक महासागर, इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का है, महावेली गंगा। महावेली गंगा, और 335 किलोमीटर की श्रीलंका के अंदर है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या है, इरावदी। पाकिस्तान की सिंधु। अफगानिस्तान की हेलमंद। चाइना की क्या है, यांगसी नदी, जिसे इसे दुख भी बोला जाता है। एशिया की भी सबसे लंबी नदी है ये वाली। नेपाल की क्या है, करनाली। नक्शे के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है, एटलस। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, तो हमने देखा था भी डायग्राम 4 है। सबसे पहले क्या था, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो शोभ मंडल के अंदर ही सारा काम होता है। मौसम सब काम किसके अंदर होते हैं, हमारे शोभ मंडल में। तो ये हमारी पृथ्वी की लेयर्स हैं नीचे से ऊपर तक की। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में। यहाँ पे क्या मिलती है, हमारी ओजोन लेयर मिलती है, और जो नीचे की तरफ मिलती है शोभ मंडल, और इसके बीच में ओजोन मिलती है। नीचे वाली ओजोन को बैड ओजोन बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं गुड ओजोन। शोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर तक हो सकती है, बल्कि 18 से 50 किलोमीटर तक की रेंज होती है इसकी। मौसमी गतिविधियाँ, बिजली कड़कना, बादल, आंधी, सब कुछ यहाँ पे होता है। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। सब कुछ आना जाना इसके अंदर ही हो रहा है। समताप मंडल मौसमी गतिविधियों से मुक्त है, वायुयान इसी में उड़ते हैं, ओजोन परत भी यहाँ पे मिलती है।
मध्यमंडल, वायुमंडल की तीसरी परत, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसमें जलकर ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा बचे ही क्या है, आयंस मंडल बचे। यहाँ पे आयंस होते हैं, और ये वायुमंडल मतलब भारत के क्षेत्र से बाहर हो गया है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल। मैंने बताया समताप और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ओजोन मिलती है, ऊपर वाली गुड ओजोन और नीचे वाली बैड ओजोन। सवाल कैसी है घुमा के तो कर देना चाहिए। फिनलैंड देश की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड देश की राजधानी है ये हेलेंस्की। ताशकंद क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी है, जहाँ पे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी क्या हुई थी मृत्यु बोल दो या डेथ बोल दो, जो भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो अभी हमने देखी थी क्या, कर्णाली नदी क्या है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल के अंदर पर्वत भी बहुत सारे हैं, तो अगर ये नेपाल के मैप के हिसाब से देखें तो धोलावीरा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, ये हमारा मसालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर हमारा माउंट चोआयो, फिर लोहात्सो, मकालू, और बिल्कुल ये मतलब नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे कौन सा है, कंचनजंगा पर्वत। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजोन नदी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, देश के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में क्या ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म नहीं है। ये कह रहा है जल संधि क्या होती है। जल संधि जो दो भूभागों को मिलाने का काम करती है, नहीं, जल संधि तो जो जलीय भागों को मिलाएगी। इथमस दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग होता है। यहाँ पे लिखा था जल निकाय, तो काट के यहाँ के लिख दिया जल और यहाँ पे लिख दिया भू। इसके हिसाब से तो दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है ना दो सही है। ठीक क्या है, जल संधि क्या होती है, जो जलीय भागों को मिलाए। जो इथमस होता है ये क्या होता है, जो दो भूभागों को मिलाए। जैसे दो भूमि है, बीच में पानी है, तो इसे हम वो क्या बोल देंगे, जो दो भूमि के जो दो भूभागों को जोड़ेगा तो इसे क्या बोल देंगे हम, इथमस। या जैसे यहाँ पे है, ये एक जल है, दो जल भागों को मिलाने वाली जो संधि है, इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, जल संधि। तो कभी भी दो कॉन्टिनेंट के बीच में जो पानी है इसे जल संधि बोल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। सुंडा जल संधि, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है, तो 1852 मीटर के बराबर क्या होता है, एक समुद्री मील, 1 नॉटिकल माइल। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, तो क्या फियोर्ड एक जल क्रिया का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, तो मंगोलिया। मंगोलिया के पास बेचारे के पास समुद्र ही नहीं है, तो जल कहाँ से आएगा। एक बार मैं इसका मैप दिखा देता हूँ। देखो हर कंट्री के पास अपना क्या है, ये जैसे देश है मैक्सिको, तो यहाँ भी जल दिख रहा है। अगर हम मंगोलिया के पास चले, ये इंडिया के पीछे चाइना, और चाइना के यहाँ पे क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया की बाउंड्री अब तुम्हें दिख गई होगी, जहाँ ये कर्सर रखा है, यहाँ से और ये हो गई यहाँ तक, तो और ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। तो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, ऊपर इसके कौन है, हमारा रशिया, इधर हमारा चाइना हो गया, यहाँ पे ये वाले देश हो गए हमारे तजाकिस्तान वाले, और इधर वापस चाइना आ गया है और रशिया आ गया है। ये इसकी बाउंड्री का एंड है। तो इसके पास पानी नहीं है, तो इसके पास जल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, बंदरगाह भी नहीं होगा, जल नहीं है, तो मंगोलिया एक ऐसा देश है चारों तरफ पानी से नहीं घिरा हुआ है, पानी नहीं है इसके चारों तरफ। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग के आकार जो अवतल हो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी। स्वेज नहर किस देश में स्थित है, इजिप्ट। डैश शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है, संगाई। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है दूसरे नंबर पे, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका,
फिर यूरोप आता है, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? तो इन सब में तो यूरोप है, और अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में होता तो वो लिख देते। गर्म व ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है? तो प्रचलित हवा, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्री जल के घनत्व, सबके विकल्प सही है। सबसे मिलके क्या चलती है? ठंडी और समुद्री। आपको ये पता होगा, अगर जैसे ये हमारा इक्वेटर है, हवाएं चलती है इस तरह से, ऊपर ऐसे और नीचे इस तरह, तो ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ बन जाता है इस तरह का हवाओं चलने का। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? लैब्राडोर क्या है? एक ठंडी महासागरीय धारा। मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री मेसेटा प्लेटू लोकेटेड? तो ये कहाँ पे है? हमारे स्पेन के अंदर। मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सोइल साइंस। ये पेडागोजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी पता है सब कुछ। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ बोलते हैं इसे, जिसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, या भूकंप विज्ञान। जहाँ से भूकंप आते हैं इसे बोलते हैं फोकस पॉइंट, और जहाँ पे वो सबसे पहले दिखता है इसे क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। जिस स्थान पर भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुँचती है, एपी सेंटर। जिस स्थान से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती है तो उसे भूकंप मूल। और किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, या और नापने का मीटर होगा तो सिस्मोमीटर। सुनामी डैश के कारण होती है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। हाँ। स्तंभ ए में झील का मिलान स्तंभ बी के देश के साथ करना है। बेकाल झील रशिया के अंदर। सुपीरियर झील ये कनाडा और अमेरिका, और एक मिशिगन झील सिर्फ अमेरिका के अंदर। लोच लोमांड ये झील कहाँ पे? स्कॉटलैंड के अंदर। विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा और तंजानिया के अंदर। विक्टोरिया झील से तो निकल रही थी हमारी नील नदी। अमरकंटक पहाड़, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र देश की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले कौन से खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेंट व वर्णिक उद्योग आदि के लिए किया जाता है? तो माइका। किस खनिज का दफन धूप नाम से जाना जाता है? किस खनिज को दफन धूप नाम से जाना जाता है? तो कोयला। कोयले के क्षेत्र रानीगंज वेस्ट बंगाल, करणपुरा झरिया झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा, नेवली तमिलनाडु, सिगरैनी तेलंगाना, और जो हमारा लास्ट है क्या? माकूम असम के अंदर, नीचाहोम जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम। बाकी CH4, CO2 और हमारे NO2 नाइट्रस ऑक्साइड या SO2, इन सबको मान लिया जाता है। ग्रीन हाउस में जो सबसे मेन माना जाता है CO2, CH4, ये कुछ मेन गैसेज है जो पृथ्वी को क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी को क्या करती है? गर्म करती है। और CH4 तो कई बार पूछा गया है पेपर के अंदर, मीथेन बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? अल्प्स पर्वत श्रृंखला में क्या है? नवीन वलित पर्वत है। देखते हैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। एशिया के अंदर माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलिमंजारो तंजानिया देश में। नॉर्थ अमेरिका की क्या है? माउंट मैकिनले देनाली जगह पे। साउथ अमेरिका की कहाँ है? एकांकागुआ पर्वत। अंटार्कटिका की क्या है? विंस मैसिफ पर्वत। यूरोप की क्या है? माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? माउंट कोसयुस्को। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत जो अमेरिका के अंदर है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो धौलागिरी। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? उड़ीसा की। डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ये क्या? अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों लाइन जाती हैं। चलो एक बार दिखा देता हूँ ये वाला। अफ्रीका, ये हमारा भारत, इसके बराबर में चलेंगे। ये क्या है? अफ्रीका। और ये तीन लाइन आपको दिख रही होगी, ऐसे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका से जा रही है, इक्वेटर जा रही है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है
ये भी क्या है, अफ्रीका से होके जा रही है। तो तीनों ही लाइन क्या है हमारी, अफ्रीका से होके जा रही है। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लाइन जाती हैं। मैक्सिको की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है, कैरेबियन सागर। कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं, तो 5 देश हैं जो इसे साझा करते हैं। जो ये कैस्पियन सागर है, ये सबसे पहले तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये 5 देश जो जो हैं इनका वो क्या था, TARIK। के से क्या था हमारा, कजाकिस्तान। आई से हमारा क्या था, ईरान। आर से हमारा क्या था, रशिया। ए से क्या था हमारा, अजरबैजान। और टी से हमारा क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। और इसका बस यही है। वैसे अगर इसका हम एरिया देखें तो कितना था, 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या था, एरिया। तो कैस्पियन सागर क्या है, प्राकृतिक विरासत है, 5 देशों से इसकी बाउंड्रीज लगती है। तो ये हमारा लास्ट था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। थैंक यू।